नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज की जो हमारी क्लास है हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस की, ये दूसरी क्लास है। एक क्लास हमने डिस्कस कर ली है। जिसने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस क्लास का, तो उसको भी जरूर देख लेना, ठीक है। तो सबसे जो पहला प्रश्न लिया है मैंने, किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं हैं। तो आपको पता है कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 25 होते हैं, जो 5 वर्गों में डिवाइड होते हैं, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, सभी को पता है। और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इन 25 में से 25 के अलावा कोई और है। तो ये ऑप्शन हमारा रह जाएगा तीसरा, जिसमें क्या आ जाएगा, जय आ गया, जो कि एक अंतस्थ व्यंजन है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है, पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अघोष व्यंजन होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होते हैं। तो 5 वर्ग के ये दो दो वर्ण लगा के टोटल हो गए 10, ठीक है। इसके अलावा जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, श, श और स, ये 3 हो गए। तो टोटल आपसे अघोष वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो ये 13 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो अघोष कौन सा नहीं है, बै, भै, मैं, ये तीनों एक ही प वर्ग के आगे, प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ पर ना पै है ना फै है, मतलब कि पहला और दूसरा तो है ही नहीं है। टै देखें तो टै पहला वर्ण है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न, निम्न में से जोगरूढ़ शब्द कौन से हैं, कौन सा है। तो आपको पता है कि रचना के आधार पर जो हम कहते हैं कि शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं और जोगरूढ़ होते हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो किसी विशेष शब्द के लिए रूढ़ हो चुके होते हैं, लेकिन अगर हम उसको तोड़ें तो उसके कोई टुकड़े नहीं होते। जैसे घर है, घर का हमें पता है कि घर के लिए रूढ़ हो चुका है, अगर इसको तोड़ा जाए तो उसके अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलते, ठीक है। और जो यौगिक होते हैं वो दो शब्द मिलके एक हमें अर्थ देते हैं, जैसे हर रोज हो गया, चाय वाला हो गया, ठीक है। लेकिन जो जोग रूढ़ शब्द होते हैं वो यौगिक भी होते हैं और रूढ़ भी होते हैं, क्योंकि वो रूढ़ होते हैं किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो चुके होते हैं। यौगिक होते हैं दो शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन अर्थ कोई तीसरा देते हैं, तो वो होते हैं जोगरूढ़ शब्द। तो यहाँ पर जो घनश्याम शब्द है ना, वो योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है, क्योंकि जो घनश्याम है आपको पता ही है कि कृष्ण जी के लिए ये रूढ़ हो चुका है और घन और श्याम से मिलकर ये बना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो ये योगरूढ़, रूढ़ और यौगिक शब्द एक बार देख जरूर लेना, यहाँ से प्रश्न आना की संभावना हो सकती है, ठीक है। क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि क्रिया जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हमने देखनी है कि क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो पहला ही ऑप्शन थकावट है, जो कि थकना से बना है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा थकावट, जो कि क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। बाकी आप देख सकते हैं कि बुराई बुरा से बना है, आलस्य आलसी से बना है और बुढ़ापा बूढ़ा से बना है, ठीक है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो प्रिय एक विशेषण है और इसके साथ कौन सी संज्ञा का हम प्रयोग नहीं कर सकते। प्रिय विषय हो सकता है, प्रिय कवि हो सकता है, प्रिय मित्र हो सकता है, लेकिन प्रिय वैरी नहीं हो सकता, क्योंकि जो बैरी हो गया वो प्रिय कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्साह शब्द क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया है यह भाववाचक संज्ञा है, सकर्मक क्रिया है, गुणवाचक विशेषण है या फिर संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उत्साह क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बे सर्वनाम है। तो आपको पता है कि सर्वनाम के भेद सभी को पता होगा। तो एक पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके आगे 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगर वे की बात करें तो यहाँ पर अन्य पुरुष का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि उत्तम पुरुष वो होता है जो बात कर रहा होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। मध्यम पुरुष वो होता है जिसके साथ बात की जाती है, और दोनों मिलकर जिस तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं वो होता है अन्य पुरुष। तो यहाँ पर अन्य पुरुष का उदाहरण है वे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। मतलब कि 3 वाक्य ऐसे हैं जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम है और चौथा है जिसमें वह नहीं है, उसी की आपने पहचान करनी है। आप जो करोगे सो थोड़ा है, जो करोगे सो थोड़ा है, जो करोगे वही तो थोड़ा है ना, एक ही बात हो गई। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा,
ऐसे प्रश्न हल करोगे ना, आपका कभी गलत नहीं होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डाला उतना ही तो मीठा हुआ है ना। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही तो भरोगे ना। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है, पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों के तीनों ही संबंधवाचक सर्वनाम से के हैं। लेकिन अगर हम बात करें तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चा अपने आप साइकिल चला रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बहुत आसान है, बहुत आसान है, निजवाचक सर्वनाम। बच्चा अपने आप ही तो साइकिल चला रहा है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से विशेषण उपवाक्य। आपको पता है कि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सभी ने पढ़ रखा है। सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य एक ऐसा वाक्य, सरल वाक्य आपको सभी को पता है कि सिंपल सी बात होती है, और संयुक्त वाक्य ऐसा होता है कि 2 वाक्य जुड़े होते हैं। सरल वाक्य दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है, ऐसा नहीं होता कि एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो। लेकिन जब हम मिश्र वाक्य की बात करते हैं, मिश्र वाक्य की, वहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। ठीक है, और उसमें एक प्रधान वाक्य होता है और उपवाक्य होते हैं। तो वहाँ पर संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाता है, विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाता है और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाता है। ये उपवाक्य के प्रकार आ गए। तो यहाँ पर पूछा है कि विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन सा है। तो गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ विशेषण वाली बात नहीं है। जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। तो आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पर एक ही बात हो रही होती है जहाँ पर ऐसा विशेषण वाली बात आ जाए, उपवाक्य वाली। जो रुपए मुझे मिले थे, तो जो रुपए वे खर्च हो गए, वे रुपए जो खर्च हुए हैं उसकी विशेषता क्या थी कि जो मुझे मिले थे। तो यहाँ पर क्या आ गया, विशेषण आश्रित ये उपवाक्य हो गया। तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा, जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। वे खर्च हुए हैं, उनकी विशेषता क्या है कि मुझे मिले थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है तो किसमें है? कौन सा शब्द हमें बता रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है बता रहा है? नहीं। पुस्तक बता रही है? नहीं। मेरे बता रहे हैं? नहीं। यह, तो यह निश्चित है ना, यही पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में लिखी है, लगी है। ठीक है, तो यह इस बात का निश्चय करता है कि ये वही पुस्तक है जो मेरे पाठ्यक्रम में लगी है। तो यहाँ पर यह शब्द हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं जो पहली बार चैनल पर आए हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध हुआ है? तो वही बात आ गई, अपना भला तो ही जग का भला होगा ना, तो अपने भले की बात हो रही है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं? तो आपको पता होगा कि भारत से भारतीय हो गया, दर्शन से दर्शनीय हो गया, आलसी से आलस से आलसी हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं। ठीक है, आलस्य से आलसी, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वह अचानक चला गया, इस वाक्य में इनमें से क्या है? तो आपको बताना है कि वह अचानक चला गया। तो परिमाणबोधक क्रिया विशेषण है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण एक अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं, तो ये सारे भेद उसी के दे रखे हैं, आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन करके देखिएगा, फिर ज़्यादा आपको क्लास करने का फ़ायदा होगा। तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि वह अचानक चला गया। कैसे चला गया? अचानक चला गया। और अचानक चला गया तो इसमें क्या है, परिमाण है, किसी चीज़ का कुछ पता चला है, नाप तोल वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। कालबोधक कोई समय की भी बात नहीं हो रही है। रीतिबोधक क्रिया विशेषण है, स्थान बोधक। तो यहाँ पर कैसे चला गया, अचानक चला गया, तो यहाँ जाने की जो रीति बता रखी है कि कैसे चला गया, तो इसीलिए यहाँ पर रीतिबोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा। तो घृणास्पद का जो संधि विच्छेद होगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, घृणा आस्पद हो जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है? तो मतलब 3 गुण संधि के उदाहरण है, चौथा नहीं है, जो कि पृथ्वीश्वर है वो नहीं है। तो सर्वेश्वर हो गया, गंगोर्मी हो गया और महर्षि, इसमें गुण संधि आएगी। ठीक है, लघुर्मी में कौन सी संधि है? सभी को पता होगा, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद।
तो ये इम्पोर्टेंट है। अहन रात्रि, अहन धन रात्रि आएगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। सबसे पहले धर्मनिष्ठ है तो धर्म में निष्ठा बिल्कुल सही है। सूचना पट है, सूचना के लिए पट होता है। ब्रह्म यज्ञ है, ब्रह्म के लिए यज्ञ हो गया। दही बड़ा, दही का बड़ा, दही बड़ा दही का बड़ा नहीं होता, दही में डूबा हुआ बड़ा होता है, तो यहाँ पर यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों सही है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है निर्विवाद में समास है। तो निर्विवाद आपको पता है कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें आगे जा तो उपसर्ग लगा होता है और या क्या होता है, अव्यय होता है, इसीलिए उसका नाम ही अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पर निर्विवाद में क्या है, निर लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है। गरीबों के निमित्त मतलब गरीबों के लिए धन इकट्ठा करना है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पर लिखने में थोड़ी गलती हुई है, मैं आएगा आधा, तो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, अनु आ जाएगा इसमें। अगला हमारा प्रश्न है अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा है, अध, कौन सा, अध, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस शब्द में ईय प्रत्यय लगा। ईय प्रत्यय, प्रत्यय का तो सीधा सीधा सा एक लॉजिक है कि आप शब्द को अच्छे से उचारिए और जो पीछे छूट जाए ना वही हमारा प्रत्यय होता है। जैसे शौर्य, मानवीय, लावण्य, उत्तरदायी, तो यहाँ पर ईय किस में बोला था, मानवीय, तो यहाँ पर क्या हो गया, ईय प्रत्यय वाला हो गया मानवीय शब्द, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कृतवाचक कृत प्रत्यय है। तो यहाँ पर अक्कड़ शब्द हो जाएगा कृतवाचक कृत प्रत्यय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम है पूछा तो यहाँ पर गाथा हो जाएगा तत्सम शब्द, ठीक है। श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं, तो क्या इनका मतलब सीक्वेंस में बताना है कि क्या है। श्वास आपको पता है कि तत्सम शब्द है, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। ऑक्सीजन कैसे लिखा जाता है, इस पर आगत स्वर लगा होता है, जिसको आगत स्वर बोला जाता है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब ये तत्सम और आगत हो गए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अवर शब्द का विलोम। तो अवर का प्रवर हो जाएगा, सभी को पता होगा, अवर का प्रवर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्कृष्ट का विलोम शब्द होगा। तो उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होगा, सभी को पता होना चाहिए। बाण का पर्यायवाची नहीं है, तो बाण के पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए। शिलीमुख होता है, विशिख होता है, आशुग होता है, लेकिन सारंग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसर किसका पर्यायवाची है। दूसर क्या होता है, गदा होता है। गदा को क्या कहते हैं, गंधर्व कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका पर्यायवाची हो जाएगा। कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो जंगल का जो पर्यायवाची नहीं है कांता नहीं है, अच्छे से याद रखना है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, जिस वाक्य में आपको क्या का उत्तर मिल जाए ना, इसका मतलब वो सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। और जिसमें आपको क्या का आंसर नहीं मिलता तो इसका मतलब वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। जैसे मजदूर चाय पी रहा है, क्या पी रहा है, चाय। बालक बहुत देर से सो रहा है, अम्मा खाना बना रही, क्या बना रही है, खाना। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। तो बालक बहुत देर से सो रहा है, क्या सो रहा है, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा कि क्या सो रहा है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा अकर्मक क्रिया का उदाहरण। अगला हमारा प्रश्न है माँ आएगी तो खाना खाऊंगी, काल का वाक्य है। भाई ऐसा एक वाक्य आपको देखने को 90% मिल सकता है, और ये आता है ज्यादातर हेतु मत भविष्य काल का या भूतकाल का। पहचान आपने करनी है, ठीक है। माँ आएगी तो खाना खा लूँगी, पिछली क्लास में हमने देखा था कि उसमें हमने भूतकाल का देखा था। क्वेश्चन ऐसा आता है कि वाक्य होता है, दो क्रियाएं होती हैं जिसमें जाके हम सुधार कर सकते हैं, उसमें कुछ भी मतलब कि बदलाव की पॉसिबिलिटी होती है, तो वो भविष्यत काल का हो जाएगा। और जो बीत चुकी बात उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो हो जाएगा भूतकाल का। माँ आएगी तो खाना खाऊंगी, माँ आ भी जाएगी, ठीक है, थोड़ी देर से आ जाएगी, आएगी तो सही ना, और खाना भी खाया जाएगा, तो इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, हेतु मद भविष्यत काल। अगला ही जो हमारा प्रश्न है वो हमने लिया है भूतकाल से, तो अब आपने समझना है कैसे। फसल अच्छी हो जाती यदि समय पर सिंचाई की होती। तो
अब मतलब समय बीत चुका है, फसल के जो तैयार होने का समय तो बीत चुका है। बात हम कर रहे हैं कि फसल अच्छी हो जाती अगर सिंचाई समय पर हो जाती। ठीक है, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, यहाँ हो जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, हेतु हेतु मद भूतकाल इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयोग होता है? तो होंठ हो गया, अक्षत हो गया, प्राण हो गया, ये सारे के सारे ही बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। मछली मारकर आजीविका चलाने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग करना है, तो इसको क्या कहा जाता है? धीवर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी के पास रखी वस्तु दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द होता है, थाती होता है। क्या कहते हैं इसको? थाती कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वक्ता या श्रोता के हृदय के स्थायी भावों को जागृत करने वाला कारण क्या कहलाता है? तो ये विभाव कहलाता है, विभाव कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है, शल नामक 34वें संचारी भाव की कल्पना किसने की है? तो आचार्य भानु दत्त ने की है, ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ आए होंगे, तो अपनी फीडबैक देते रहो, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि बच्चों के लिए नेक्स्ट क्लास तैयार करनी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।